ज़्यादा रोक टोक करता था। आजकल तो ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप 100% क्लैम्प डाउन नहीं कर सकते। चाइना के पास अपने प्लेटफॉर्म हैं। अगर कोई लड़की किसी आदमी के साथ जा रही है तो पूछते हैं कि आपका रिश्ता क्या है। अगर उसका सगा भाई नहीं है, उसका बाप नहीं है, उसका पति नहीं है। क्योंकि अगर कर्नाटका में इस्लाम तो एक ही है, हज़रत मोहम्मद तो एक ही है, कुरान तो एक ही है, अल्लाह तो एक ही है। सारे पाकिस्तानियों ने पैसे दिए, किसी ने 10 रुपए, किसी ने 100 रुपए, किसी ने 1000 रुपए, किसी ने लाख रुपए, अपनी अपनी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। इसके पहले कि आप बाकी वीडियो देखें, मेरी आपसे गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आज नवरात्रों का पहला दिन है। आप सबको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि की माँ कालिका आपका ध्यान रखे, आपके परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद दे। दोस्तों, कल मेरा जन्मदिन था और आप सब लोगों ने अपनी विशेस, अपनी शुभकामनाएं भेजी और जिनको मैं जवाब नहीं दे पाया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, क्योंकि इतना ज़्यादा हो जाता है। आई गेट ओवरवेल्म समटाइम्स, मुझे ये नहीं पता लगता क्या करूँ, बिकॉज इतना ज़्यादा हो जाता है। बट आप लोगों का प्यार है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों से और बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ आपको। पाकिस्तान से भी कुछ लोगों ने बड़े प्यार से भेजा कि मेजर साहब, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑन योर बर्थडे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पाकिस्तान से कुछ लोगों ने बोला कि मेजर, हम तुम्हारे ऊपर लानत भेजते हैं। वो लानत तो मिली नहीं, तो थोड़ा सा कंधे में जोर लाओ, थोड़ा बेंच वेंच मारो जाके, थोड़ा डंबल वंबल करो, थोड़ा कंधे में जान लाओ और फिर दोबारा लानत भेजो। नोएडा तक तुम्हारी लानत नहीं भेजी, वो बॉर्डर वॉर्डर पे ही रह गई कहीं पे। थोड़ा दम लगा के लानत भेजा करो जब मेजर को लानत भेज रहे हो, ठीक है? खैर, अब दोस्तों कई सारी चीज़ें हैं जो आज मैं डिस्कस करूंगा। एक तो पहली चीज़ ये है कि पिछले 2 दिन से ये चल रहा है कि शी जिनपिंग को जेल में डाल दिया और ये कोई चाइनीज जनरल है विद एन अनप्रोनाउंसिएबल नेम, उसको हेड बना दिया, चाइना का प्रेसिडेंट बना दिया है। और ये सब देखिए, लोगों ने मुझे बोला कि आप इसके ऊपर कमेंट करिए। कल मैं कर सकता था, मैं कल सवेरे फ्री था मैं इसके ऊपर, लेकिन मैंने सोचा नहीं यार, आप लोग कम से कम चाणक्य डायलॉग से ये उम्मीद रखते हैं कि हम जो एनालिसिस देंगे वो एक सच्ची खबरों पर आधारित होगा, कम से कम सच्ची खबरों पर आधारित होगा। और मुझे ये कंफर्म्ड अभी तक नहीं है कि चाइना में ऐसा कुछ हुआ है। ये बड़ा आसान है कि चटपटी सी गरम कोई खबर आई और फटाफट सवेरे करा, 1 घंटे में एडिट करके डाल दिया और उसके ऊपर लाखों व्यूज आ गए। ये एक तरीका है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सही तरीका है। ये बोलना कि चाइना में ये हो गया, चाइना में अभी तक, देखिए मैं फिर कह रहा हूं आपसे, मुझे नहीं पता। और जब मुझे नहीं पता, जब मुझे खुद कंफर्म नहीं है, तो मैं आपको खबर कैसे बता दूं कि मुझे कंफर्म नहीं है? इसका मतलब ये नहीं है कि हो सकता है मेरे मुंह से कभी गलत बात ना निकली हो। आई एम अ ह्यूमन बीइंग, इंसान हूं, हो सकता है मुझसे भी गलती हो गई हो पहले। लेकिन मैं जानबूझ के आपको कोई उल्टी सीधी चीज़ सुना दूं क्योंकि ज़्यादा लाइक्स मिले, मुझे नहीं लगता ये काम करना चाहिए। क्रेडिबिलिटी खराब होती है प्लेटफॉर्म की और मेरी खुद की भी। जहाँ तक चाइना की बात है, देखिए हमारे वहाँ पे एम्बेसी भी हैं, और ये बात मैंने टेलीविजन पे भी बोली थी, रिपब्लिक भारत में एक शो में था। मैंने बोला कि हमारा वहाँ पे एम्बेसी है, वहाँ पे हमारे डिफेंस अटैचीज हैं, वहाँ पे 150 से ज़्यादा मुल्कों की एम्बेसीज हैं चाइना में, राइट? क्या कोई भी खबर बाहर नहीं निकाल पाया कि चाइना में ये हो गया है? चाइना वाले रोक के रखते हैं खबर को, ये बात तो तय है। चाइनीज सोशल मीडिया पे बड़ा कंट्रोल रखते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे फुल उनका कंट्रोल है, ये बात सच है। लेकिन कोई ये कह दे कि साहब कुछ पता ही नहीं, किसी को पता लगा, तो ये शी जिनपिंग को 10 रुपए का नोट थोड़ना है कि आपने चुपके से जेब में डाल दिया और आप बाजार चले गए शॉपिंग करने के लिए, जो भी 10 रुपए का मिलता है टॉफी। ऐसा नहीं हो सकता है। शी जिनपिंग एक देश का राष्ट्रपति है, अगर वो गायब हो जाता है या फिर पीपल्स लिबरेशन आर्मी के टैंक सड़क पे आ जाते हैं, तो कोई ना कोई देखेगा, कोई ना कोई फोटोग्राफ उसकी अपलोड करेगा। चाइनीज सोशल मीडिया में कोई ना कोई, जिनको व्हाट्सएप अलाउड है वहाँ पे, एम्बेसीज वाले व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, यूनाइटेड नेशंस वाले वहाँ पे हैं, वो व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, किसी ना किसी तरीके से वो चीज़ बाहर आएगी। बहुत जरिया हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि टाइननमेन स्क्वायर का जो केस हुआ था, आपने सुना होगा, वो आदमी शॉपिंग के लिए गया था, वो थैले लेके टैंक के सामने खड़ा है, इमेज आप देख सकते हैं टाइननमेन स्क्वायर की। उस जमाने में तो कोई सोशल मीडिया नहीं था, उस जमाने में कोई फेसबुक नहीं था, ट्विटर नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, कुछ भी नहीं था। और उस जमाने में तो मोबाइल फोन तक नहीं थे जब ये केस हुआ था टाइननमेन स्क्वायर का। लेकिन फिर भी चीजें बाहर आई और चाइना उस समय ज्यादा रोक टोक करता था। आजकल तो ठीक है,
क्योंकि सोशल मीडिया पे आप 100% क्लैम डाउन नहीं कर सकते। चाइना के पास अपने प्लेटफॉर्म्स हैं, चाइना ट्विटर इस्तेमाल नहीं करता, फेसबुक इस्तेमाल नहीं करता, उसके पैरेलल प्लेटफॉर्म्स हैं चाइनीज़, लेकिन फिर भी खबरें बाहर आ जाती हैं। वीगर मुसलमानों के साथ हुआ, क्या वो खबर बाहर आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई। जो कोरोना में चाइना ने शहर के शहर बंद कर दिए थे, लोग डिप्रेशन के मारे पागल हो गए थे चाइना में, क्या ये खबर बाहर आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई। चाइना में जब सजाए मौत सुना दी मंत्रियों को, क्या वो खबर बाहर आई? बिल्कुल आई। तो ये खबर, इतनी बड़ी खबर अंदर कैसे रह गई चीन के? ये बात मुझे समझ में नहीं आई। मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत बात कर रहा हूं, हो सकता है एक्चुअली शी जिनपिंग को जेल में डाल दिया हो, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि मुझे नहीं पता। और मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको बोलूं कि नहीं चाइना में सब उथल पुथल हो गया और सब गड़बड़ हो गई है। ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। हो सकता है 24 घंटे के बाद दोबारा खबर आ जाए कि नहीं साहब आप बिल्कुल गलत बोल रहे थे और एक्चुअली शी जिनपिंग जेल में या हाउस अरेस्ट है, ये भी हो सकता है। लेकिन आज की तारीख में जो मुझे इंडिकेशंस दिख रहे हैं, क्योंकि हम एनालिस्ट हैं, और एनालिस्ट क्या होता है, कुछ इंडिकेशंस लेते हैं, हम लोग को डेटा लेते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, फिर आपके सामने लाते हैं। तो मुझे ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं मिला कि चाइना में कुछ हो गया है। और मैं कभी ये नहीं चाहूँगा कि बहती गंगा में हाथ धो दूँ और फिर आपको, क्योंकि सब लोग एक्साइट हो गए कि चाइना में क्या हो गया, उसमें भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ ऐसा डाल दूँ। सो आई अवॉइडेड डूइंग दैट। खैर, अब 2-3 चीज़ें और हैं जो बड़ी परेशान करने वाली हैं, जो ईरान में हो रहा है ख़ास तौर से। वो एक लड़की थी बेचारी 22-23 साल की, उसने हिजाब ठीक से नहीं पहना था। तो आपको केस पता ही है, वहां पे प्रोटेस्ट ज़्यादा हो गए, वो लड़की को मार दिया ये मॉरल पुलिस ने जो वहाँ पे है। तो ये कुछ पुलिस वाले हैं जिनका यही काम है। ये कुछ और अरब कंट्रीज़ में भी हैं, सऊदी में भी है ऐसी पुलिस जो देखती है कि भाई तुमने हिजाब ठीक से नहीं पहना कि नहीं पहना। और अगर तुम मतलब अगर कोई लड़की किसी आदमी के साथ जा रही है तो वो पूछते हैं कि आपका रिश्ता क्या है। अगर उसका सगा भाई नहीं है, उसका बाप नहीं है, उसका पति नहीं है, तो फिर डंडे छंडे पड़ते हैं, उनको कोड़े पड़ते हैं, उसके लिए जेल है, जो भी है। सऊदी में तो अब थोड़ा सा कम कर दिया है, सऊदी में अब थोड़ा सा कम है इन सब चीज़ों को लेके ना, क्योंकि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जब से आए हैं उन्होंने बोला है कि यार थोड़ा सा सांस वांस लेने दो लोगों को, ऐसे तो घुट के मर जाएंगे सब। लेकिन ईरान में अभी भी जो खुमैनीज़ हैं और ये सब जो भी उनके आयतुल्ला जो भी हैं आजकल पावर में, वो लोग बिल्कुल ऐसे ग्रिप उन्होंने बना के रखी है। मैं चाहता हूँ कि आप एक छोटा सा वीडियो देखें, फिर मैं विश्लेषण करता हूँ इस चीज़ का। दोस्तों आपने देखा ये जो लड़की है जो अपने बाल काट रही है ना, ये अपने भाई की कब्र के ऊपर बाल काट रही है। इसका भाई प्रोटेस्ट कर रहा था, विरोध कर रहा था, सड़क पे आया था, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था, इसको मार दिया इसके भाई को ना। तो फिर ये लड़की आ गई और इसने अपने बाल काट दिए। बाल काटने की जो एक रीत है, ये प्रोटेस्ट है, ये विरोध है ईरान में। और ईरान वाली लेडीज ये कहती है क्या बकवास है यार, तुम हिजाब पहन लो, ये कर लो, घर से बाहर नहीं निकलो, ये क्या बेवकूफ़ी है। वहाँ पे तो लेडीज़ आ गई और इतना तक हो गया है कि मैंने देखा है कि बाल काट के लेडीज़ ने एक फ्लैग बनाया है, झंडा बनाया है, विद्रोह कर दिया वहाँ पे। वो कह रहे हैं कि ये जो मौलवी मुल्ला ऊपर बैठे हैं इनको उतारो यहाँ से, भगाओ इनको। वो ये भी कह रहे हैं। देखिए बात कहाँ से शुरू हुई थी, एक लड़की को मार दिया, एक लड़की को मार दिया जिसने हिजाब ठीक से नहीं पहना था या नहीं पहना था, जो भी केस है। ईरान की बात कहाँ चली गई वहाँ से? वो पुरानी एक गज़ल है ना कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। ईरान में यही हो रहा है अभी कि बात निकली और इतनी दूर तलक गई। अब वो लोग कह रहे हैं कि सरकार गिराओ। ईरान में सरकार गिराने वाली बात हो रही क्योंकि उस लड़की को मार दिया, लोग सड़क पे आ गए। तो जिंदा कौमें हैं, नहीं पसंद आया, सड़क पे आ गए लोग। बोल रहे ये मौलवी हैं जो मुल्ले ऊपर बैठे हैं, इनको निकालो, जरा घसीट के नीचे लाओ। अब सरकार पलटने की बात हो गई ईरान में और लोग इतने गुस्सा हो गए। आपने वीडियो देखा उस लड़की का जो अपने बाल काट रही थी, लोग सड़क पे आ गए और शहरों दर शहरों में पूरे ईरान को इन प्रोटेस्ट्स ने, देखिए बात सिर्फ ये नहीं है ना कि किसी के बाल काट दिए
या किसी ने प्रोटेस्ट कर दिया या किसी को मार दिया या उस लड़की को हिजाब के चक्कर में मार दिया, बात वो नहीं है। बात ये है कि वहां का जो तंत्र है ईरान का, उसने इतनी अति कर दी है, इतनी अति कर दी है कि लोग परेशान हो गए। लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब जो रिलीजन है उसका सरकार से क्या लेना देना है। ईरान एक जमाने में 1979 के पहले बड़ा खुशहाल किस्म का मुल्क हुआ करता था। और मैं अभी फ्लाइट में था, मैं बॉम्बे जा रहा था कुछ दिन पहले। मैं एक सज्जन मेरे साथ बैठे हुए थे, मिस्टर गुप्ता, वो मुझे बता रहे थे कि बहुत अच्छे लोग हैं ईरानी, आप घरों में जाइए तो बिल्कुल दे आर वेरी नाइस मॉडर्न लिबरल पीपल, बड़े अच्छे लोग हैं ईरानी, पर जैसे ही घर के बाहर आते हैं वो पूरा काले चादर से ढक के मुंह और ये सब, बिल्कुल वो पुलिस पकड़ के अंदर कर देती है। तो अब लोगों ने बोल दिया यार बस हो गई यार, अब ख़त्म करो इस चीज़ को। तो लोग सड़क पे आ गए हैं और ईरान में ये बिल्कुल जिसको कहते हैं कि लपट की तरह ये पूरे ईरान को इसने, अब ये कहानी कहाँ जाएगी नोबडी नोज। हो सकता है कि प्रोटेस्टर्स पे इतना जुल्म करें कि वो चीज़ ख़त्म हो जाए, हो सकता है कि ना हो, मुझे नहीं पता। लेकिन इतना मुझे पता है कि अगर ईरानियन अथॉरिटीज़ ने, जो उनके जो अयतुल्लाज हैं ऊपर जो बैठे ना, उनकी जो रिलीजियस लीडरशिप है जो एक्चुअली ईरान का मुल्क चलाती है, अगर उन लोगों ने नहीं बदला अपना रवैया तो ईरान में दोबारा आग लगेगी, दोबारा आग लगेगी और बहुत बुरा हाल होगा ईरान का। क्योंकि हिजाब के लिए किसी को मार देना, हिजाब पहनो, मुझे तो ये समझ ही नहीं आता। हिंदुस्तान में अलग चल रहा है, हिंदुस्तान में वो कर्नाटका में वो बोल रहे हैं कि हमें हिजाब पहनना है। ईरान जो कि एक अक्सरियत वहाँ पे मुसलमानों की है, जो मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं, वो कह रहे हैं हिजाब नहीं पहनना। अब मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे लोग कहते हैं कि जो इनके वकील हैं, जो हिजाब जो केस चल रहा है, वो कहते हैं कि नहीं, इस्लाम में हिजाब के लिए बोला है कि हाँ आपको पहनना है। या तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं या ईरानियन झूठ बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता, इनमें से कोई तो एक झूठ बोल रहा है। क्योंकि अगर कर्नाटका में इस्लाम तो एक ही है, हजरत मोहम्मद तो एक ही है, कुरान तो एक ही है, अल्लाह तो एक ही है, और हर जगह कानून मुसलमानों के लिए बराबर है। तो अगर कर्नाटका में या भारत में हिजाब फर्ज है तो ईरान में फर्ज क्यों नहीं है यार? सिंपल सी बात है। हिंदुइज्म जैसे हिंदू धर्म है तो वो तो अलग अलग, जैसे अलग अलग जगह अलग अलग देवी देवता हमारे होते हैं, तो साउथ में अलग हैं, ईस्ट में अलग हैं, नॉर्थ में अलग हैं। पर ठीक है, हम लोग कहते हैं कि वो माने जाते हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश इनके ही मतलब अवतार हैं, या दे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा और लॉर्ड शिवा और जो भी है, मतलब अपने अलग अलग हैं। लेकिन कुछ चीज़ें तो पक्की हैं ना, कुछ चीज़ें तो पक्की हैं। मतलब कि अब आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो चप्पल जूते पहन के तो नहीं जाएंगे ना। वो मंदिर अमेरिका में हो, वो कहीं पर भी हो, कुछ चीज़ें तो आपको वो सेम चीज़ें हैं। उसी तरीके से और मज़हबों में भी होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जिससे हम इज़्ज़त दिखाते हैं या इज़्ज़त देते हैं अपने अपने धर्म को या अपने मज़हब को। वही चीज़ मैं ये पूछना चाहता हूँ आज। और मैंने एक दो जो मेरे मुस्लिम दोस्त थे, मैंने उनसे पूछा भी कि भाई ये चक्कर क्या है। वो लोग भी नहीं समझा पाए मुझे ठीक से, कन्विंसिंग रिप्लाई नहीं दे पाए। या तो ये कर्नाटका में जो हो रहा है पूरा, ये पूरा केस ही फ्रॉड है, ये पूरा केस पॉलिटिकल है, जो कि मैं कन्विंस्ड हूं कि ये फ्रॉड है। ये मामला, ये पूरा केस फ्रॉड है जो यहां पे हिजाब वाला चल रहा है। क्योंकि ईरान वाले तो वो तो पक्का मुस्लिम मुल्क है, कट्टर मुस्लिम मुल्क है। वहां पे शरिया लागू है, वहां पे तो पत्थर मार के लोगों को कोड़े पड़ते हैं, वहां पे पत्थर मारे जाते हैं लोगों को, और वहां पे हाथ वाथ काटना भी बड़ी नॉर्मल चीज है ईरान में। वो मुल्क, वो देश जहां पे 97-98% मेरे हिसाब से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, माफ कीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो, परसेंटेज के हिसाब से मुझे नहीं पता, बट जहां तक मेरी नॉलेज है 95, 96, 97% वहां पे मुस्लिम है। वहां की औरतें अपने हिजाब को आग लगा रही हैं, वो अपने बाल काट रही हैं, कह रही है क्या बकवास है, हम नहीं मानते इस चीज को। वो कहते हैं इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो यहां पे पता नहीं कौन किसको चूरन खिला रहा है, आई एम नॉट अवेयर। सुप्रीम कोर्ट में केस गया हुआ है, अब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी क्या सच है क्या गलत है, आई डोंट नो। लेकिन ईरान एक जीता जाता एग्जाम्पल है जहां पे लोगों ने बोल दिया बस कि बॉस माफ करो, ये हिजाब ये हमारे बस का रोग नहीं है, इसमें लगाओ आग और आगे बढ़ो अपने काम से। दोस्तों, वापस आते हैं अपने प्यारे प्यारे पाकिस्तान पे।
शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, उसका यह कहना है कि जो भी एड हमें दी जाएगी, वो फ्लड ब्लड बड़ा मामला खराब है वहां पे जो एड आएगी उसको हम ऑडिट करवाएंगे। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान के बारे में लोग जानते हैं कि ये, मुझे कहना नहीं चाहिए बात, ये बात थोड़ी सी बदसूरत हो जाती है, क्योंकि यार जो आम पाकिस्तानी है उसकी तो कोई गलती नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में करप्शन, देखिए आटे में नमक, नमक में आटा, चोरी हर मुल्क में होती है। पाकिस्तान पूरा डकैतों का गिरोह है। ये डॉन न्यूज की हेडलाइन है, इसमें ये क्या कह रहा है कि ऑडिट होगा थर्ड पार्टी ऑडिट, मतलब सरकार नहीं करेगी, मतलब कोई थर्ड पार्टी जो कि ना सरकार की होगी ना जो एड दे रहे हैं उनकी होगी, थर्ड पार्टी कोई न्यूट्रल पार्टी होगी जो कि ऑडिट करेगी कि भाई आपने अगर हमें इतने पैसे दिए तो इसका हमने क्या करा। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं, ठीक है। एक पाकिस्तान का चीफ जस्टिस था जिसका नाम था साकिब निसार। ये देखिए फोटो भाई साहब की, साकिब निसार ने पाकिस्तानियों से बोला कि भाई डैम बनेगा। ये समझिए चीफ जस्टिस है ये भाई, इसने बोला डैम बनेगा। सारे पाकिस्तानियों ने पैसे दिए, किसी ने 10 रुपए, किसी ने 100 रुपए, किसी ने 1000 रुपए, किसी ने लाख रुपए, अपनी अपनी औकात, अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से लोगों ने पैसे दिए। लाखों करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा हो गए, डॉलर नहीं रुपए इकट्ठा हो गए। जो पैसे इकट्ठा हो गए तो साकिब निसार साहब गायब हो गए, अमेरिका चले गए। राइट, ये वापस अब पाकिस्तान में हैं, ये पाकिस्तान में ही हैं इस वक्त, लेकिन अभी इंक्वायरी चल रही है। वो बोल रहे हैं साहब वो पैसे कहां गए डैम के जो इकट्ठा करे थे। उन्होंने बोल दिया इल्ले है ही नहीं, इल्ले क्या डैम, क्या कौन सा डैम, क्या साहब वो डैम जिसके लिए आपने पैसे इकट्ठा करे थे। कह रहे यार तुम हर जोक को सीरियसली ले लेते हो यार, मैंने तो मजाक मजाक में पैसे लूट लिए तुम्हारे और तुम लोग बेवकूफ हो, सीरियसली ले लिया। ये पाकिस्तान में एक सही बात ये होता है, इसीलिए पाकिस्तान को कोई, इस वक्त पाकिस्तान एक्चुअली सफर कर रहा है, एक्चुअली पाकिस्तान में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मैंने कुछ इमेजेस देखी यार, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बोला यार ये क्या बच्चों के साथ क्या हो रहा है, ये महिलाएं हैं वहां पे, प्रेग्नेंट औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, तो देख के यार आदमी बिल्कुल परेशान सा हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं, जो इनके लीडर्स हैं पाकिस्तान के, वो कोई भी पार्टी के हों यार, वो शहबाज शरीफ हो, वो ये बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी वाला हो, या फिर इमरान खान, ये इतने बेहिस हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी कौम के लोग मरें जिएं, इनको कोई फर्क नहीं। ये इन्होंने अपनी कौम को अनाथ कर दिया, इन्होंने अपनी पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम को यतीम कर दिया। ये इनको हाथ लगाने को तैयार नहीं है। दुनिया पैसे नहीं दे रही। अब ये कह रहे हैं कि दुनिया क्यों नहीं पैसे दे रही। भाई दुनिया इसलिए पैसे नहीं दे रही क्योंकि तुम चोर हो, तुमने पैसे ले। और ये इमरान खान ने भी तो बोला, ये देखिए इमरान खान का, मैंने यहां आने से पहले पूरे ट्रक भिजवाए हैं सिंध के अंदर, क्योंकि वहां लोगों को मुश्किलात हैं, भूख है, उनके सर पे छत नहीं है, चारों तरफ पानी है। तो इंशाअल्लाह एक तो ये भिजवाए और इंशाअल्लाह मैंने पैसे इकट्ठे किए हैं 3 टेलीथॉन में। और आपको खुशी होगी कि 3 यानी 8 घंटे में पाकिस्तानियों ने 14 अरब रुपया, 1400 करोड़ रुपया दिया मुझे। आपने देखा वीडियो? इमरान खान कहता है मैंने इतने अरब रुपए इकट्ठा कर लिए, कुछ 30 मिनट में, एक दिन में, पता नहीं क्या क्या चूरन खिला रहा है ये, कि मैंने इतने पैसे इकट्ठा कर लिए। खान साहब वो पैसे हैं कहां पे? आपने इकट्ठा कर लिए पैसे, आपकी जेब में आ गए, वो पैसे हैं कहां? मैं बता रहा हूं आपको, ये दोस्तों पाकिस्तान में चलन है। ये जब भी कोई आपदा ऐसी आती है, जब भी कोई परेशानी ऐसी होती है कि कोई बाढ़ आ गई या अर्थक्वेक आ गई या जिससे बहुत तो ये अपने लोगों को दुनिया के सामने दिखाते हैं कि देखो यार हमारे लोग कितने परेशान हैं, दुनिया पैसे देती है रहम खा के। ये वो पैसे लेके गायब हो जाते हैं और वो गरीब पाकिस्तानी को कुछ नहीं मिलता। ये पाकिस्तान का जिसको कहते हैं नेचर है उस स्टेट का, अपने लोगों की जो परेशानी है उसको एनकैश करते हैं, इसीलिए लोग इनको पैसे देने को तैयार नहीं है। अब ये बिलावल भुट्टो और ये सब पहुंच गए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, वो लेक्चर वेक्चर अपना देने के लिए। ठीक है, कितना
का ऑन्टोराज गया है, इनका कितने लोग, इनको कोई इस चीज़ का एहसास नहीं है कि भाई तुम्हारे मुल्क में पैसे की बहुत कमी है, लोग मर रहे हैं फ्लड से, बीमारियां हो रही हैं, डेंगू हो रहा है, कितनी बीमारियां हैं बिकॉज ऑफ फ्लड्स, और कितने मुसीबत में। लेकिन ये यार, ये 10-10, 15-15 हज़ार रुपए एक रात का, रुपए नहीं, माफ़ कीजिएगा, गलती से मुंह से रुपए निकल गया, 10-10, 15-15 हज़ार डॉलर एक रात के स्वीट में रह के अय्याशियां कर रहे हैं वहां पे। पता नहीं, कोई जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। फिर ये कहते हैं दुनिया से पैसे मांगो, और दुनिया पैसे नहीं दे रही, क्योंकि अब दुनिया को पता लग गया है कि इनकी आदत है, ये चोरी करना इनकी फितरत में शामिल है, धोखा इनकी फितरत है। ये लोग हर समय, पाकिस्तानी क्या करेंगे कि लाओ पैसा लाओ, इधर से पैसा लाओ। अब एक और नया इन्होंने बकवास शुरू कर दी है कि जो हमारे लोन थे, राइट, ये लोन थे, ये लोन आप हमें डेफर कर दीजिए, अब हम देंगे ही नहीं आपको वापस, आप कैंसिल करवा दीजिए। ये पाकिस्तान कह रहा है कि यूनाइटेड नेशंस में ये बात हो गई। ये पाकिस्तान का कहना है कि हमारे लोन वोन, क्योंकि हम इस हालत में है ही नहीं। अब मैं आपको एक पुरानी हेडलाइन दिखाता हूं। जब इमरान खान प्रधानमंत्री था तब तो कोई बाढ़ नहीं आई थी, कोई अर्थक्वेक नहीं आई थी, कोई सूखा नहीं पड़ा था, कोई सुनामी नहीं आई थी, कुछ नहीं हुआ था। ये देखिए, ये तब भी भीख मांग रहे थे, कह रहे थे कि हमारे लोन माफ कर दो। ये परपेचुअल डिफॉल्टर्स हैं, परपेचुअल डिफॉल्टर्स। ये देखिए ना, आज की तारीख में तो चलिए एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सब कोई बात नहीं, 1/3 मुल्क पानी के नीचे है, अरबों अरबों डॉलर का, यानी खरबों रुपए का नुकसान हुआ है पाकिस्तान में। एक लेवल पे आप कह सकते हैं कि चलो एक मांग जायजा, लोग करें ना करें वो अलग बात है। लेकिन जब सब ठीक होता है तभी लोन देने को वापस राजी नहीं है, इसलिए लोग इनको पैसे नहीं देते। तब इनके लोगों की मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। इनको लगता है कि यार गैर जिम्मेदार लोग हैं, कहीं किसी को बेचवाज दिया उन्होंने डेस्परेशन में तो हमारे गले पड़ जाएगी। इसलिए पाकिस्तान सोचते हैं कि हम इतना होनहार बच्चे हैं कि लोग हमें पैसा देते हैं। होनहार नहीं हो भाई तुम। लोगों को यह पता है कि गैर जिम्मेदार हो, कहीं किसी तुम्हारे जर्नैल ने 2-4 बम बेच दिए अलकायदा को, तो दुनिया के लिए और मुसीबत बैठ जाएगी। इसलिए दुनिया कहती है यार इनसे कलेश काटो, इनको दो पैसे वैसे खत्म करो। पर वो भी एक समय पे देखना कम हो जाएगा, और दुनिया कहेगी यार अब जो होता है हो, क्योंकि अति हो जाती है ना जब किसी चीज की। तो इन लोगों को, पाकिस्तानियों को, यह पता नहीं लगता कि किस वक्त क्या करना। मैं आपको और 1-2 खबरें बताता हूं। ये देखिए, एक छोटी सी चीज है। मरियम औरंगजेब हैं, ये लंदन में, मरियम औरंगजेब आप जानते हैं, ये गई लंदन में, तो लोग हैकल कर रहे हैं। मरियम औरंगजेब जा रही है। ये मरियम औरंगजेब है जो कि बड़े बड़े दावे करती है वहाँ टीवी पे बैठ के, बड़े बड़े दावे करती है, और दुपट्टा सर पर नहीं है इसके। ये देखो, ये चोरों की सरदार नहीं है, चोरनी खा के लूट के और खा गए। और यहाँ पर सेंट्रल लंदन में फिर रही है ये, पाकिस्तानियों का पैसा खा के, पाकिस्तानियों का खून चूस के यहाँ पर फिर रहे हैं ये हैं। ये तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं, इमरान खान के सपोर्टर हैं। इमरान खान ने क्या करा है कि अपने सपोर्टर को बोल दिया कि जहां पे तुम्हें जो कोई मिले तो उसको जलील करो तुम पब्लिक प्लेस में। इमरान खान खुद देश के बाहर नहीं जाता। कल अगर इमरान खान बैठा होगा ना अपनी फैमिली के साथ लंदन में, तो 4 लोग आके इसको भी जलील करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से होता है ना ये। एक तरफ से तो इमरान खान तो घर में बैठा है, तो गया नहीं कहीं बाहर। जिस दिन ये जाएगा वहां पे इसको भी लोग जलील करेंगे। तो ये एक साइकिल है। पाकिस्तानी राजनीति में ये हो गया है कि कोई भी रेस्टोरेंट में जाता है, कोई शॉपिंग मॉल में जाता है, तो लोग नारेबाजी करना शुरू कर देते हैं, जलील करना शुरू कर देते हैं। इमरान खान ने एक चीज़ शुरू करी। तो एक हमारे पाकिस्तानी दोस्त हैं बेचारे, थे क्या, मतलब मैंने एक बात बोल दी, उनको बुरा लग गया, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। वकील हैं पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में वकील हैं। तो कह रहे थे साहब इन लोगों ने पाकिस्तान की बेइज्जती करवा दी। तो मैंने बोला वकील साहब, बेइज्जती उसकी होती है जिसकी इज्जत होती है। जब आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की पैंट उतारी गई थी अमेरिका में, ये फोटो देखिए, जब आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की पैंट उतारी गई एयरपोर्ट में, तब आपकी बेइज्जती नहीं हुई? तब आपकी बेइज्जती नहीं हुई थी? तब तो इमरान खान नहीं था यहां पे। तो सारा का सारा मलबा आप इमरान खान के पास मत डालिए। आपकी बेइज्जतियां शुरू से होती चली आ रही हैं, क्योंकि आपके कर्म ऐसे हैं, आप लोगों ने गलत काम करे हैं।
पर आप चाहते हैं कि क्योंकि आपके कर्म ऐसे तो कोई आपको पूछे ना, आपको नहीं लोग ट्रस्ट करते। हमारे थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे प्रेसिडेंट अब दुनिया में नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। एंड आई थिंक द फाइनेस्ट प्रेसिडेंट दैट इंडिया हैज एवर हैड। व्हाट अ रॉक स्टार, व्हाट अ प्रेसिडेंट। आई मीन मतलब उनको तो जितने सल्यूट करो कलाम साहब को उतने कम है यार। उनको एक बार अमेरिकन्स ने रोक दिया था एयरपोर्ट पे, बस रोका था एयरपोर्ट में। इंडियन गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा खड़काया अमेरिका को कि अमेरिका वाले पूछने लगे बॉस कि हिंदुस्तान के मूड को अचानक क्या हुआ। ये होती इज्जत। आप रोक के देखो, और वो भी कलाम साहब को आपने रोक दिया। यू स्टॉप्ड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इतनी लंबाई हो गई अमेरिका की कि कलाम साहब को रोक दिया, खड़का दिया इंडियन गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से। अमेरिकन को पता ही नहीं लगा मिसाइल कहाँ से आई कहाँ चली गई। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, आप पैंट उतारो, अपनी बेल्ट उतारो, उतारेगा खुशी खुशी। अमेरिका जाना है भाई उसको, इतनी हवस है, इतनी भूख है अमेरिका जाने की। अगर कुछ होता तो सब वो आदमी कसम खाता कि मैं कभी अमेरिका के अंदर नहीं घुसूंगा अपनी लाइफ में। आपने मेरी बेइज्जती करी है, मेरे मुल्क की बेइज्जती करी है, आई विल नेवर स्टेप इनसाइड अमेरिका। बट नहीं, ये एक दूसरे को ही जलील करने में लगे हैं। आप देखिए, ये एक दूसरा मामला है यहाँ पे पाकिस्तानी सेनेट के अंदर। ये आखिरी चीज़ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये छोटा सा वीडियो देखिए आप। जी, मैं इस वक्त खड़ा हूँ असेंबली के अंदर और मैं आप लोग को इंटरनेशनल भिखारी दिखाना चाहता हूँ। ये है भिखारी जो खुद भिखारी है, जो कौम को भिखारी कहता है, खुद भिखारी होगा। हम भिखारी नहीं है, हम खुददार कौम है। ये खुददार लोग बैठे हुए और ये भिखारी बैठे हुए, ये भिखारी ये है। ये पाकिस्तानी पार्लियामेंट के अंदर का वीडियो है। ये शहबाज शरीफ को बोल रहा है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उससे 10 फुट दूर खड़ा होकर उसको गालियां दे रहा है। ये दिस इज द टोटल कैरेक्टर डिस्प्लेड बाय पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस इनसाइड द पार्लियामेंट। इंडिया की पार्लियामेंट में भी लड़ाई झगड़ा होता है यार, इंडिया की पार्लियामेंट में बहस होती है, हर एक डेमोक्रेसी में। बहरहाल डेमोक्रेसी तो है नहीं पाकिस्तान, लेकिन इन लोगों को कोई, जिसको कहते हैं ना एक लिहाज होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं लक्ष्मण रेखा, इनके लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, एक दूसरे के परिवार के ऊपर अटैक कर देते हैं, दूसरे के बच्चों के ऊपर अटैक कर देते हैं, बीवियों के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये किसी के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं कि हमें सत्ता मिल जाए, हमें पावर मिल जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी पूरी, पिछले जो 48 घंटे में चल रहा है। इसमें सबसे मुझे लगता है कि कभी ना कभी हमें वीडियो करना पड़ेगा कि ये जो ईरान में प्रोटेस्ट हो रही हैं, इसका भारत पे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि भारत के बड़े क्लोज रिलेशनशिप है ईरान के साथ, और कहीं ना कहीं भारत को भी ईरान से बात करनी चाहिए कि यार थोड़ा सा ना हल्का हाथ रखो। रूल ऑफ लॉ अच्छी बात है, लेकिन किसी को ना इतना परेशान मत करो कि वो बिल्कुल वो कहते कि ठीक है जान चली जाए, अब मैं खड़ा हो गया, आ जाओ। और यहां पे जो हिजाब के प्रेमी हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आप खुद सोचिएगा, आप अपने दिल से पूछिएगा, जो ईरान में है क्या वो मुसलमान नहीं है क्या? वो इस्लाम को नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं, वो इस्लाम को बिल्कुल मानते हैं। वो अपने हिजाब में आग क्यों लगा रहे हैं? क्या हो गया? सोचने वाली बात है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।